हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। नेशनल इनकम यूनिट का लास्ट टॉपिक जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आज इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का यूनिट खत्म कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास इन टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट से हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम लोग मतलब इंडिविजुअल्स करते हैं ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन सभी चीजों पे जब हम लोग खर्चा करते हैं तो वो किस तरह के खर्चे में आ जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आम जनता की तरह सरकार भी काफी सारे खर्चे करती है। सरकार कंजम्पशन पे भी खर्चा करती है और सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है। ओके, तो जब सरकार इन तरह के खर्चे करती है तो वो किस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं? वो किसका पार्ट बन जाते हैं? वो बन जाते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सरकार एग्रीगेट डिमांड में क्या कर रही है? अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है और सरकार एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो जो एक्सपेंडिचर होता है ना हमारा, वो हमारा इकोनॉमी की टोटल एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। फिर आता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? ये होता है इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं। तो इसमें हमारे पास पहले तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। दूसरा है हमारे पास चेंज इन स्टॉक, जो होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज अवर टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है किस तरह से बनती है? एक होती है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई और दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स की हुई। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारे पास क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 चीजें ध्यान में रखने वाली है। पहले इस पॉइंट को मैं बता देता हूं, फिर इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बताऊंगा। वो क्या? अगर आपको न्यूमेरिकल में कंपोनेंट दे दिया दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया और साथ में आपको चेंज इन स्टॉक दे दिया, राइट? तो मेजर हेडिंग हमारा क्या है? हमारा मेजर हेडिंग है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास मेजर हेडिंग गिवन है तो हमें ये माइनर हेडिंग्स लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम दोबारा से फिर चेंज इन स्टॉक को नहीं लिखेंगे बिकॉज चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी किसका पार्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और साथ में चेंज इन स्टॉक दिया, फिर हमें इन दोनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, ग्रॉस में क्या इंक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। उसी तरह यहां पे ग्रॉस की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आ सकता है। ओके, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक दैट इज डेल्टा स्टॉक। तो ये भी हो सकता है। ओके, और नेट में आपको पता है जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता, राइट? अब ये क्यों जरूरी है समझना? जब हम पूरा टोटल करते हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को, तब हमारे पास जो फाइनल एग्रीगेट आता है उसमें चेंजेस आते हैं। पहले मैं लास्ट वाला पॉइंट बता दूं और फिर बताऊंगा क्या होता है उसमें। अगला है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से कम होते हैं।
राइट। अब एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ना वो एग्रीगेट डिमांड के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड को पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं, whereas इंपोर्ट जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, बिकॉज एक्सपोर्ट हमारे देश से कोई दूसरा देश सामान खरीद रहा है, मतलब हमारे देश में वो डिमांड कर रहा है, whereas when it comes to import that means हम दूसरे देश से डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन अपने देश से सामान नहीं खरीदे, दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं, तो उनका डिमांड प्रमोट कर रहे हैं, हमारा डिमांड कम हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी अगर मान लो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, वेयर एज अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, लेस होगा। नेट एक्सपोर्ट्स की ही जगह एक और पॉइंट दिया हो सकता है, नेट इंपोर्ट, ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया हो सकता है। अब जो नेट इंपोर्ट है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका बनता है m माइनस एक्स। m का मतलब है इंपोर्ट और x का मतलब है एक्सपोर्ट, मतलब वो उल्टा हो जाएगा। अब इस सिनेरियो में देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इंपोर्ट जो है वो ज्यादा होंगे किससे, एक्सपोर्ट से, और नेगेटिव कब होगा, जब जो इंपोर्ट है, जब जो आपके इंपोर्ट है वो कम होंगे किससे, एक्सपोर्ट से। अब अगर आप कंपेयर करके देखो तो नेट एक्सपोर्ट का पॉजिटिव जो है वो नेट इंपोर्ट के किसके बराबर है, नेगेटिव के, तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम रहेगा। वेयर एज नेट एक्सपोर्ट का जो नेगेटिव है वो नेट इंपोर्ट के किसके बराबर है, पॉजिटिव के बराबर है। तो अगर मान लो आपको नेट इंपोर्ट पॉजिटिव वाला दे दिया तो एट द एंड ऑफ द डे वो टोटल जो डिमांड होगा आपका उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट इसमें ज्यादा, एक्सपोर्ट क्या है, कम है। उस तरह से ध्यान रखना। और जब भी हम इन कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, दैट इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स निकल के आ सकते हैं, वन इज जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी। अब दोनों में से कैसे पता लगेगा कौन सा आ रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन दी इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तब हमारा एग्रीगेट निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। पर अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, तब हमारा वैल्यू निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। होपफुली यहां तक आपको कंपोनेंट्स क्लियर हो गए हो। प्रिकॉशंस देखते हैं इसका कुछ क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स टू बी एंड सर्विसेज टू बी टेकन, जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Now expenditure on commission paid on sale and purchase of second hand goods to be included। वही बात है, मेरे पास मान लो सपोज कार है, तो कार मान लो मैं बेचना चाहता हूं, तो आई वांट टू सेल दैट कार, और कार को बेचने के लिए मैंने ए को कहा कि भाई मेरी कार बिकवा दे, तो इस कहता मैं 2% कमीशन लूंगा। मैं कहा भाई ले लियो, जो मैंने खर्चा किया कमीशन देने के लिए तो वो इनकम का पार्ट, नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। देन ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स टू बी टेकन, शेयर्स और बॉन्ड्स की जो ब्रोकरेज है वो भी ली जाएगी। तो मान लो सपोज अपस्टॉक से मैंने शेयर खरीदे, एक शेयर खरीदा या दो खरीदे, जितने भी हो, एक शेयर का वैल्यू मान लो 100 रुपए है एग्जैक्टली वैल्यू, पर अपस्टॉक वाले ने मेरे से 102 रुपए लिए, तो 2 रुपए क्या हो गया, उसका ब्रोकरेज हो गया। मैंने 2 रुपए ऊपर खर्चा किया तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। इंप्यूटेड वैल्यू ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस वगैरह जो भी होता है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। Now expenditure on intermediate good will not be included। ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो फाइनल गुड्स हैं उनका ही वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी टेकन। अगर मान लो सपोज मैंने कोई सेकंड हैंड कार खरीदी है, ओके, तो क्या वो सेकंड हैंड कार का वैल्यू नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब अगर मैंने शेयर और बॉन्ड खरीदा, ये खर्चा किया था एक शेयर पे 100 रुपए, इस पे मैंने खर्चा किया ना, तो क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो। इसका कमीशन और ब्रोकरेज जरूर बनेगा, बट ये नहीं बनेगा। व्हाई सो? बिकॉज जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं वो पेपर क्लेम होते हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, अगर बाद में कंपनी प्रोडक्शन करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Now, expenditure on transfer payment by the government should not be taken। अगर गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर पेमेंट करती है, जैसे फ्लड रिलेटेड रिलीफ प्रोवाइड किया, अर्थक्वेक रिलेटेड रिलीफ प्रोवाइड किया, या किसी को चैरिटी कर दिया, डोनेशन कर दिया, इस तरह के खर्चे जो यूनिलैटरल नेचर के होते हैं, बायलैटरल नहीं होते, तो उस तरह के जो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते। तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इन पॉइंट्स को देख सकते हो। न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो पहले कंपोनेंट्स है उनको क्या कर दो, टिक मार्क कर लो, टिक स्टार मेथड यूज करते हैं। तो किस हमने निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी। तो हमारे पास देखो पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के अवेलेबल है।
तो सबसे पहला है हमारे पास हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, जिसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक ही चेक करो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी है। नेट एडिशन टू स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक है, ये भी आएगा हमारे पास। एक्सपोर्ट दिए हुए हैं अलग से, इंपोर्ट भी अलग से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कंपोनेंट्स है उनको मैं जोड़ लूंगा। तो सबसे पहला हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कितने का था, 2000 का था, जोड़ लिया। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कितने का है, ये 1500 का है, ये भी जोड़ लिया। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितने का था, 1000 का, ये भी जोड़ लिया। उसके बाद नेट एडिशन टू स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक, और आप नेट एडिशन टू स्टॉक चाहे लिख लो। चेंज इन स्टॉक हमारा कितना हो गया, 300, पॉजिटिव में है तो जोड़ देंगे इसको। फिर हमने देखना है नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, ये वर्किंग में कर सकते हो आप, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का वैल्यू आपका 300 है, ये रहा, सॉरी 700 है, तो 700 वैल्यू आपका एक्सपोर्ट का, और इंपोर्ट का वैल्यू आपका कितना है, 200 है। तो ये यहां पे कितना आ गया आपके पास, 500। तो यहां पे नेट एक्सपोर्ट्स आपके कितने निकल आए, 500 आ गया, राइट। अब इसको टोटल करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कौन सी दी हुई है, ग्रॉस दी हुई है। तो अगर ग्रॉस दी हुई है तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो क्या निकल के आएगा, इट विल बी जीडीपी एट एमपी। टोटल करते हैं, तो 35 45, ये आ गया मेरे पास 5300। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है, इट्स डोमेस्टिक इनकम, NDP@FC। अब डीपी और डीपी तो सेम है, छोड़ दो इनको। जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है नेट। ग्रॉस को नेट तक लेके जाना है तो माइनस क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आ गया मेरे पास 250 करोड़, राइट। उसके बाद एमपी से एफसी तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस NIT। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास कितने के हैं, 350 के हैं, तो माइनस 350। अब देखो इसमें से मेरे को 600 माइनस करना है 5300 में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4700। तो जितना भी मेरा डिनोमिनेशन लिखा हुआ है दैट इज ₹4700 करोड़, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कंपोनेंट्स याद है, कंपोनेंट से आपको एग्रीगेट बनाना आता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इसमें फिर से हमें NDP/FC का वैल्यू निकालना है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो इसको टिक मार्क कर लिया, एक्सपोर्ट टिक मार्क होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टिक करूंगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टिक करूंगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखो नेट दिया हुआ है, ओके। इंपोर्ट इसको भी टिक करूंगा, एंड बाकी देखते हैं क्योंकि अभी कंपोनेंट्स देख ले। तो सबसे पहला है मेरे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये मेरे पास है 165। उसके बाद तो पहले जो दूसरे हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनको देख लेता हूं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है 320। फिर है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, ये है 470, 470 लिख लिया, राइट। उसके बाद देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ओके, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये है माइनस में, तो -40। एंड उसके बाद अगर मैं नेट एक्सपोर्ट्स देखूं, तो नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मेरे पास 50 के है और इंपोर्ट मेरे पास 60 के है, दैट मीन ये भी माइनस में आ जाएगा, तो -10 इसका वैल्यू जो है वो निकल आया। तो यही हमारे कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 5 बना लिए क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका कवर हो गया। अब इसको टोटल करते हैं, तो ये तो आपका 50 आ गया माइनस का, ओके। इसका टोटल देख लेते हैं, 100 448 800 60 80 एंड 70 150 955।
955 में से 50 माइनस किए, मेरे पास 905 आ गए। अब देखो ये 905 क्या है, ये क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा एनडीपी एट एमपी, राइट। एंड मेरे को निकालना है एनडीपी एट एफसी का वैल्यू। एनडीपी एफसी का वैल्यू निकालने के लिए, एनडीपी एट एफसी का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, देखिए ये भी एनडीपी है, ये भी एनडीपी, बस सिर्फ एमपी और एफसी में फर्क है। एमपी को एफसी तक लेके जाना है तो माइनस क्या करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास कितने के हैं, 50 के हैं, तो अगर मैं इसमें से 50 माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 855, तो रुपीज 855 करोड़ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। इजी है बहुत ज्यादा, अगर आपको कंपोनेंट्स याद हो जाएंगे तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यस, ये जो इस साल पेपर हुए हैं 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ना इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो हमने उन सभी कंपोनेंट्स को देखना है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यस, ये यहाँ पे कौन सा आ गया, ग्रॉस। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो है ही है। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट क्या है, कम है, तो यस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यस। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यस, ये भी आना है यहाँ पे। मतलब बहुत जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारी किसका कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट का ही कंपोनेंट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 के 7 को हमने एडिशन करना है। तो सबसे पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 800 का है। उसके बाद ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना है, ये 150 है। उसके बाद ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, 120 का है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है हमारा 270 का। उसके बाद एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो क्या है, माइनस में है, क्योंकि इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपका प्लस में है 50। देन ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये कितने के है, ये 130 के है। 7 कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट्स कौन सी है, ग्रॉस है, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल आएगा, जीडीपी एट एमपी निकल आएगा। तो लेट्स सी, 800 900 1000 11 12 13, तो 1300 तो एक हो गया, 50 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, 50 और 70 120, 120 और 50 हो गया हमारे पास 170 और 200, तो ये 1500 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा, 1500। निकालना क्या है, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनएनपी एट एफसी। तो पहले मैं माइनस क्या करूंगा, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है, ये रहा डेप्रीसिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना माइनस हुआ, 40। अब डोमेस्टिक से नेशनल तक लेके जाना है, प्लस नेफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अब प्लस होना चाहिए था, बट अब दिया माइनस में है, तो प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा आपका। ओके, एंड फाइनली वी हैव एमपी। एमपी से मेरे को कहां तक जाना है, एफसी तक जाना है, तो यहाँ पे भी मैं माइनस करूंगा एनआईटी। तो एनआईटी मेरे पास कितना है, 20 है, तो ये भी माइनस होगा। अब 1500 में से ये सारे पॉइंट्स मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि निफिया भी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट प्लस का प्लस होना था, बट वो वैल्यू माइनस में है, तो ये 85 बन गया टोटल। तो यहाँ पे आ गया 1415, तो ₹1415 करोड़ इज द फाइनल आंसर। और इसी साल के पेपर में ये जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था। तो होपफुली आपको एक्सपेंडिचर मेथड की कहानी जो भी थी क्लियर हुई। फाइनली हमारा नेशनल इनकम का यूनिट कंप्लीट हुआ। मनी एंड बैंकिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है वो भी। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।